हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल। और उदयपुर टाइम्स के लीगल टॉक सेगमेंट में आज हम मुलाकात करने वाले हैं हमारे शहर के एक वरिष्ठ एडवोकेट राजेंद्र सिंह हिरण से। और आज के एपिसोड में हम सर से जानना चाहेंगे कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो चेक बाउंसिंग के जो मामले आते हैं, उसके बारे में सर थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए हम जब चेक देते हैं किसी को, या चेक जब किसी से लेते हैं, इन सब के बारे में। थैंक यू वेरी मच। आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा है उस सवाल के जवाब में मैं ये बताना चाहूँगा कि द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1881 एंड देयर आफ्टर उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। और अमेंडमेंट्स होते 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 अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कई सारी कमेटियाँ नियुक्त की। उसमें कई बार क्या होता था कि चेक्स लेते थे लोग, और उन चेक्स में पनिशमेंट नहीं होने से या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत धाराएँ नहीं होने की वजह से उसको सिविल लिटिगेशन में जाना पड़ता था, और उस सिविल लिटिगेशन में उनके बरसों लग जाते थे, पैसा वसूल नहीं हो पाता था। इसलिए ये अमेंडमेंट लेजिस्लेचर ने किए कि इसमें एक पनिशमेंट का सेक्शन इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। तो इन्होंने सबसे पहले 2002 में ये एक्ट वापस नया बनाया। नया बनाने के बाद उसमें अमेंडमेंट्स करने के बाद उसमें पनिशमेंट इनकॉर्पोरेट किया कि अगर कोई आदमी किसी को चेक देता है, इफ़ इट इज़ अ वैलिड चेक और उसमें लीगली एनफोर्सेबल डेट आउटस्टैंडिंग है, तो उसको अगर डिसऑनर हो जाता है, उसके विरुद्ध अगर वो प्रकरण चलाता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान था। पर अल्टीमेटली जब ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग है, लोग फिर भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए एक बार पुनः इसको अमेंड किया गया 2015 में। और 15 में अमेंड करके उसमें पनिशमेंट जो है वो 2 साल कर दिया गया, और 2 साल के साथ उसके ऊपर डबल दी अमाउंट ऑफ दी चेक और कंपनसेशन के रूप में उसको दिलाया जाता था। तो एक तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि लोगों का जो कुछ पैसा ड्यू आउटस्टैंडिंग होता था वो इस केसेस की वजह से रिकवरी चालू हो गई। वो जो सिविल लिटिगेशन में जाना पड़ता था और उनको कोर्ट फीस जमा करानी पड़ती थी, उस कोर्ट फीस से वो लोग बच गए और केसेस 138 में चले गए। उसके बाद फिर वापस 2015 के बाद ये महसूस किया गया कि देयर आर सर्टेन फ्लॉज इन द लॉ इटसेल्फ, तो उन्होंने 2018 में इसको वापस अमेंड किया। और उसको अमेंड करने के बाद इसमें प्रोविज़न कर दिया कि अगर कोई चेक डिसऑनर होता है और कोई व्यक्ति जिसके पास चेक है और वो रुपया मांगता है, तो कोर्ट में जब वो दावा करेगा 138 में, तो उसको कोर्ट इनिशियली स्टेज पे भी 20% तक का कंपनसेशन उसको दिला सकती है। और वो 20% जो कंपनसेशन जमा कराएगा वो रुपया उस फरियादी को मिल सकता है। उसके साथ ही दूसरा अमेंडमेंट जो हुआ वो ये हुआ कि जो सज़ा हो गई 138 में, तो अपीलेट कोर्ट में भी अपीलेट कोर्ट उसको 20% ऑफ द कंपनसेशन दिला सकती है। और वो 20% कंपनसेशन वो आदमी जिसका चेक डिसऑनर हुआ है वो उसमें ले सकता है कभी भी। मगर उसमें एक कंडीशन और है कि अगर आपने मुकदमा आप हार गए 138 का, तो जो पैसा आपने लिया वो वापस रिफंड आपको करना पड़ेगा। कि चेक कैसे लेना चाहिए, चेक्स को कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, उसका तरीका ये है साहब कि चेक आप लेते वक्त ये देखिए कि जिससे आप चेक ले रहे हैं उसकी राइटिंग में चेक भरा हुआ हो, उसके इनिशियल जो दस्तखत हैं वो बिल्कुल सही हों, बैंक उसका सही होना चाहिए। बैंक का अगर आप चाहें तो वेरिफिकेशन कर लें कि उसका अकाउंट उस बैंक में है या नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग क्या करते हैं कि किसी और का चेक ला के साइन करके और दे देते हैं। दैट अमाउंट्स टू चीटिंग, बट आदमी का पैसा तो अटक गया। तो इसलिए ये वेरिफिकेशन करने चाहिए। 138 में कंप्लेंट फाइल करने का वो ये है कि सबसे पहले अगर चेक डिसऑनर होता है तो आपको उसको डिसऑनर की तारीख के आपके जिस दिन आपको सूचना मिलती है उसके पश्चात आपको 15 दिन में उसको नोटिस देना चाहिए कि भाई आप हमारे को रुपया अदा करें। वो 15 दिन अगर निकल जाते हैं तो आपका कॉज ऑफ एक्शन उस दिन से शुरू होता है जिस दिन वो 15 दिन पूरे हो गए। उसके पहले अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं इन्फ्रेक्चर्स हो जाएगी, वो नॉट इन आई ऑफ लॉ, इट विल नॉट बी मेंटेनेबल। 15 दिन पूरे होने के पश्चात आप उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं विदिन 1 मंथ। और उसके बाद 1 महीने तक आप वेट कर सकते हैं
और फिर आप कंप्लेंट फाइल करें। कंप्लेंट का प्रोसीजर ये है कि आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, कोर्ट उस पर प्रसंज्ञान लेगी, प्रसंज्ञान लेने के साथ ही आपकी साक्ष्य मांगेगी। उस साक्ष्य में आप अपना शपथ पत्र कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उसके पश्चात सामने वाला जिसने चेक दिया वो या उसके अधिवक्ता आपसे जिरह करेंगे। उस जिरह की समाप्ति के बाद अगर आपको कोई और अन्य साक्ष्य पेश करनी है तो करेंगे, अन्यथा उस मुकदमे में फैसला हो जाएगा। अब ये भी इन्होंने कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में उन्होंने ये कर दिया है कि ये जो केसेस हैं 138 के, नॉर्मली दिस शुड बी डिसाइडेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट, जो अभी तक इसलिए नहीं हो पाता है कि हज़ारों केसेस पेंडिंग हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार भी कहा है कि गवर्नमेंट्स को कि आप नई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करें ताकि लोगों को राहत मिले और ये इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कम हो जाए। तो इसके लिए भी सरकार अपने प्रयत्न कर रही है। जैसे तैसे हाई कोर्ट भी इस इशू को काफ़ी बार उठा चुकी है और कई बार डायरेक्शंस हो चुके हैं कि भाई इन केसेस को आप जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करें। अब कई केसेस में ऐसा देखा गया कि लोग चेक दे देते हैं और फिर फ्रॉड प्ले करते हैं। उन केसेस में आप 138 का केस भी लगा सकते हैं और उसके खिलाफ 420 का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं कि दैट अमाउंट्स टू चीटिंग। अब रहा सवाल इस बात का कि ये चेक्स जो हैं, इन चेक्स का जो अमाउंट है उसमें जब कोर्ट पनिश करती है तो कोर्ट ये कर सकती है कि जो चेक अमाउंट है उसे डबल दी अमाउंट आपको कंपनसेशन दिला सकती है। उसको ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप अपील कर रहे हैं तो अपील में 20% तक आप इसका कंपनसेशन जमा कराएं और वो पैसा उस फरियादी को प्राप्त हो सकता है। इसको डिले करने के लिए कई बार ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं कि जैसे कई लोग क्या करते हैं कि एविडेंस लाने के पहले उसको 91 में एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब इससे इनकम टैक्स रिटर्न्स मंगवाए जाएं इस साल के, इसके लीगली एनफोर्सेबल डेट के लिए ये हकदार नहीं है, ये चेक जो है किसी और के लिया। अब लेटेस्ट लॉ जो ये आया है, पहले क्या होता था कि जो आपने चेक सिक्योरिटी के लिए दिया है उस पर 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस नहीं चल सकते थे, परंतु अब ये तय कर दिया गया है कि इवन फॉर सिक्योरिटी पर्पज इफ यू हैव गिवन अ चेक यू आर लाइबल फॉर 138। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि अमूमन जो ये प्ली ली जाती है कोर्ट्स में कि साहब ये सिक्योरिटी के लिए चेक था, इट इज़ नॉट ए लीगली एनफोर्सेबल डेट, इसलिए इस पर जो है केस नहीं चलना चाहिए, वो अब उनके जो प्रयत्न हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ऐसी सूरत में ये है कि अब लोगों को वो सिक्योरिटी वाले चेक्स पे भी 138 का मुकदमा दायर कर सकते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में धारा 147 अब इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी प्रकरण में अगर आप दोनों पक्ष राजीनामा करना चाहें तो वे कर सकते हैं और राजीनामे के आधार पर प्रकरण समाप्त हो जाएगा। तो ये एक सहूलियत और मिली है लोगों को कि अगर वो चेक का पेमेंट कर देते हैं और आपसी सहमति से अगर उनका अमाउंट मिल गया है तो केस कैन बी डिस्पोज ऑफ इन द कोर्ट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हमारे शहर के वरिष्ठ एडवोकेट राजेंद्र सिंह हिरण, जिन्होंने बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें हमें समझाई हैं। आई होप कि आपको सर को सुन के काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसी तरीके से लीगल एस्पेक्ट्स को लेकर और जो आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं हैं उसको लेकर मैं आगे भी आपसे बातचीत में रहूँगा। मैं जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपसे मिलवाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।